हाय, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है एकता अकेडमी की हिंदी क्लासेस। बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार पार्ट 2। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको अलंकार जो पढ़ाए थे वो है श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे बाकी बचे हुए अलंकार, जैसे कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा, रूपक, अनियोक्ति अलंकार। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। बच्चे, अगर मैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा बेहद आसान है और सबसे आसान अलंकार जो है ना वो अनुप्रास अलंकार ही है। कि भाई जो भी आपको वाक्य दिया जाएगा ना उसमें आपको ये देखना है कि अगर वर्ण की आवर्ती हो रही है, आवर्ती का मतलब रिपीट। ठीक है, कोई वर्ण होता है जैसे क ख ग पूरा कोई भी वर्ण अगर वो रिपीट हो रहा है, अगर उसकी आवर्ती हो रही है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि चारू चंद्र की चंचल किरणें च च च। ठीक है, तो यहाँ पर च वर्ण की आवर्ती हो रही है। ठीक है, और साथ में बच्चे यहाँ पर देखो जल थल ल ल, यहाँ पे च च च च। ठीक है, तो यहाँ पर च और ल वर्ण की आवर्ती हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। जैसे कि एक और मैं बोलकर बताती हूँ, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति र, राघव र, राजा र, राम र। तो यहाँ पे र वर्ण की आवर्ती हुई है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बोला था, बच्चे आपको हर अलंकार का एक एक उदाहरण तो याद होना ही चाहिए और साथ में परिभाषा भी याद होनी चाहिए। पेपर में या तो आपको परिभाषा लिखने के लिए आ सकती है। ठीक है, इससे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, जब वर्ण की आवर्ती होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, और कोई भी एक उदाहरण जो आपको आसान लगे, वैसे मैं सबके आसान आसान उदाहरण आपको बता रही हूँ, तो एक एक उदाहरण जरूर याद कर लेना। और पहचानना भी बता रही हूँ, पहचानना तो बहुत आसान है। अनुप्रास अलंकार जहां पर किसी भी वर्ण की आवर्ती हो रही है, वर्ण रिपीट हो रहा है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, ये तो आपको याद हो ही गया होगा। अब है बच्चे यमक अलंकार। यमक अलंकार भी बहुत आसान है। देखिए, अगर हम परिभाषा की बात करें जहां पर एक ही शब्द की आवर्ती हो रही है, आवर्ती का अर्थ मैं बता चुकी हूँ आपको। आवर्ती का अर्थ है रिपीट होना, मतलब बार बार आना। जहां पर एक ही शब्द, मतलब कोई कविता है, कविता की कोई पंक्ति है, उसमें कोई एक शब्द जो है वो बार बार आ रहा है, उसकी आवर्ती हो रही है, लेकिन उसका अर्थ अलग है, उसका अर्थ अलग है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, अब देखो एक शब्द जो रिपीट हो रहा है, जब शब्द की आवर्ती हो रही है, ठीक है, तो वो पहचानना कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे काली घटा का घमंड घटा। देखिए एक आसान सा उदाहरण मैंने लिख ही दिया है। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा और घटा शब्द जो है दो बार आ रहा है, मतलब एक शब्द दो बार आया, दोनों के अर्थ अलग अलग है। ये काली घटा मतलब काले बादल, घमंड घटा मतलब कम हो जाना, मतलब काले बादल जो आसमान में छा गए थे अब वो कम हो गए। ठीक है, तो इस घटा का अर्थ और इस घटा का अर्थ दोनों ही अलग अलग है। बच्चे देखिए, पेपर में आपसे कोई नहीं कह रहा है कि आपको इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं, आपको इन शब्दों के अर्थ नहीं लिखने हैं। तो आप ये देखिए कि एक शब्द जब दो बार आए, ठीक है, तो वहां पर आपको ये एक शब्द जब दो बार आ रहा है तो वो यमक अलंकार होगा। लेकिन कई बार ना कुछ शब्द जो होते हैं दो बार आ जाते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग नहीं होते हैं, तो उनको पढ़कर बहुत आसानी से पता भी चल जाता है कि इन शब्दों के अर्थ अलग अलग नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, संध्या सुंदरी आसमान से उतर रही धीरे धीरे। आप पढ़कर देखिए, बोलकर देखिए, आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि संध्या सुंदरी मतलब कि जो शाम है, शाम को सुंदरी की तरह बोला है, जो संध्या सुंदरी है वो आसमान से उतर रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पे धीरे 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 एक समान शब्द है, सिमिलर शब्द जिसे कहते हैं, एक समान शब्द है, अलग अलग अर्थ नहीं है इसके। तो यहाँ पर जहां पर अलग अलग अर्थ होते हैं वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो पहचानना मुश्किल नहीं है, आप बोलोगे पढ़ोगे, अगर जो भी वो पंक्ति है कविता की, उस कविता की पंक्ति को आप पढ़ोगे तो पढ़कर ही पता चल जाएगा बहुत आसानी से कि वहां पर ये जो शब्द जो दो बार आ रहा है उसके अर्थ अलग अलग होंगे। ठीक है, एक और निशानी बता देती हूँ, अगर कोई शब्द जैसे कि मैंने बोला आपको धीरे धीरे, अगर ऐसे धीरे धीरे, अगर ऐसे कोई शब्द दो बार आता है और उसके बीच में योजक चिन्ह आ जाता है
तो बच्चे वो यमक अलंकार नहीं होगा, याद रख लेना। ठीक है, एक उदाहरण देती हूँ, आपने अपनी किताबों में पढ़ा भी होगा, कनक कनकते सोगुनी, कनक कनक। ठीक है, आप अपनी बुक में देख लेना, कनक कनक शब्द जो है दोनों एक साथ लिखे हैं, लेकिन उसके बीच में योजक चिन्ह नहीं है। अगर योजक चिन्ह हो जाता तो दोनों का अर्थ सेम हो जाता, एक समान हो जाता। कनक कनक, यहाँ पे कनक का मतलब जो है सोना है, गेहूं है, धतूरा है, सबके अलग अलग मतलब है। ठीक है, तो कनक कनक पे सोगुनी। अब आपको आसान रहेगा कि यमक अलंकार एक बार बता देती हूँ कि एक ही शब्द रिपीट हो रहा है, आवर्ती हो रही है, दोनों के अर्थ अलग अलग है। अगर आपको अर्थ आते नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि अलग है नहीं है, तो कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। पेपर में आपने वो अर्थ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ पहचानना है कि वो यमक अलंकार है या नहीं है। तो पहचानने का तरीका मैंने बताया कि पहला, आप अगर उस पंक्ति को पढ़ोगे तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि अर्थ अलग अलग है। जैसे मैंने बोला, संध्या सुंदरी आसमान से उतर रही धीरे धीरे, तो यहाँ पे धीरे धीरे बोलकर ही पता चल रहा है कि धीरे उतर रही है, तो सिर्फ धीरे अर्थ है इसका। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया है कि धीरे धीरे जब लिखा होगा ना, उसके बीच में योजक चिन्ह होगा। योजक चिन्ह है ना, तो इसका मतलब दोनों एक समान शब्द है, अलग अलग अर्थ नहीं है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको एक आपकी किताब को उदाहरण दिया, आपकी किताब में आप देख लेना, अभी खोलकर देख लीजिए, एक उदाहरण लिखा होगा, कनक कनक पे सोगुनी। ठीक है, कनक कनक एक साथ लिखा हुआ है, लेकिन उसके बीच में योजक चिन्ह नहीं है, तो साफ जाहिर है उसका अर्थ अलग अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना। हाँ जी, अब अगला है बच्चे उपमा अलंकार, बेहद आसान है, वो भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, उपमा परिभाषा की बात करते हैं तो बच्चे तुलना या समानता, कुछ शब्द याद कर लो, परिभाषा अपने आप याद हो जाती है बच्चे, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाए, ठीक है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और इसे पहचानने के लिए ना, जैसे कि याद होगा मैंने अपनी पिछली वीडियो में उत्प्रेक्षा अलंकार में बताया था, वैसे ही उपमा अलंकार में भी कुछ वाचक शब्द होते हैं जो कविता की पंक्ति में अगर आ जाएं तो वो उपमा अलंकार ही होता है। जैसे कि सा, से, सी, समान, सरे, सम। अगर इनमें से कोई भी एक शब्द किसी पंक्ति में लिखा हुआ आ जाता है ना, तो बच्चे वहां पर उपमा अलंकार ही होगा। जैसे कि पीपर पात सरिस मंडोला, अब ये सरिस शब्द आ गया, सरिस शब्द के आते ही यहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं चांद सा मुख, ठीक है, तो मुख की, ठीक है, मतलब कि चेहरे की तुलना की जा रही है, या चेहरे को चांद के समान बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चांद सा मुख, बहुत आसान सा उदाहरण है ये। ठीक है, ये भी आसान है, नहीं तो चांद सा मुख तो सबको याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये है उपमा अलंकार। अब अगला है रूपक अलंकार। बच्चे रूपक अलंकार ना थोड़ा सा बाकी अलंकारों से मुश्किल है, लेकिन क्यों है मुश्किल वो भी बता दूंगी, और क्यों नहीं रहेगा मुश्किल वो तो मैं हमेशा ही बताती हूँ, एक तरीका कि किस तरीके से समझा जाए और उसे आसान किया जाए। तो चलिए सुनते। सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं, तो दो शब्द समझ लो, अत्यंत समानता, मतलब कि इसमें भी समानता ही प्रकट की जा रही है। मतलब कोई भी दो जो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनमें गुणों की समानता इतनी अत्यंत प्रकट कर दी जाती है, इतना अत्यंत उन्हें समान बता दिया जाता है कि दोनों में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। ठीक है, मतलब कि किसी एक की दूसरे के साथ समानता प्रकट करना, कि गुणों की समानता बताना, कि दोनों में कोई अंतर ही ना रह जाए। ठीक है, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ रूपक अलंकार का, चंद्रमुख। चंद्रमुख मतलब कैसा मुख? चांद जैसा। ठीक है, अगर मैं लिखती चांद सा मुख तो आपको अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है ना, कि चांद सा मुख, कि मुख कैसा है? चांद जैसा है। और यहाँ पर सब अलग अलग दिख रहा है, चांद अलग दिख रहा है, मुख अलग दिख रहा है, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। लेकिन अब मैं यहाँ से सा हटा दूं और बोलूं चंद्रमुख, समझ रहे हो कि किसके मुख की बात हो रही है? चंद्रमुख की बात हो रही है। मतलब चांद और मुख में ना इतनी समानता प्रकट कर दिया ना कि अब वो दोनों अलग नहीं दिख रहे हैं, एक ही दिख रहे हैं। ठीक है, ये तो था एक आसान सा उदाहरण जो कि आप याद कर सकते हैं। चंद्रमुख लिख देंगे तो पक्का मार्क्स मिलेंगे। दूसरा देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हो। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हो, कि एक बच्चा है वो अपनी माँ को कह रहा है कि मुझे तो जो चांद खिलौना है ना वो चाहिए। अब देखो चांद और खिलौने में इतनी समानता प्रकट की जा रही है कि पता ही नहीं चल रहा बच्चा चांद को खिलौने के रूप में मांग रहा है या खिलौना जो है वो चांद जैसा मांग रहा है। ठीक है, खैर
आपको एक आसान तरीका बताती हूँ जो कि 70% फिट बैठेगा। ठीक है, अब 70% में देखना, कभी भी जब आपको दो अलग अलग शब्द, दो अलग अलग, ध्यान से सुनना, दो अलग अलग शब्दों के बीच में अगर ये योजक चिन्ह मिल जाए तो वहां पर 110% रूपक अलंकार ही होगा। अगर दो अलग अलग शब्दों के बीच में योजक चिन्ह मिल जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। देखा, रूपक अलंकार को 70% तो मैंने आसान कर दिया। बाकी बचता बच्चे 30%, जो कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि बच्चे आपको ना शब्दों के बीच में कुछ सा से सी सम जैसे शब्द अपने आप लगाने पड़ेंगे। जैसे मैंने बोला चंद्रमुख, अब खुद से अपने दिमाग में लगाना पड़ेगा चांद सा मुख, चांद के समान मुख। ठीक है, अगर ये सा सी से लगा दे, या फिर जैसे आपने कर्मधारय समास पढ़ा होगा, अगर रूपी लगा दे, रूपी शब्द, ठीक है, तो वहां पर जो होता है वहां पे रूपक अलंकार होता है। पर 70% तो मैंने बहुत आसान कर दिया इस अलंकार को। ठीक है, योजक चिन्ह अगर दो अलग अलग शब्दों में मिल जाए तो छोड़कर मत आना, लिख देना रूपक अलंकार। हाँ जी, अब अगला आ जाता है बच्चे अन्योक्ति अलंकार। देखो, अन्योक्ति अलंकार जो है ना, इसमें क्या होता है कि किसी और के माध्यम से बात कही जाती है। ठीक है, मतलब कि जो भी बात हमने किसी को कह दी है ना, वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जो है, वो प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट वो नहीं कही जाती है, वो किसी और के माध्यम से मतलब इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से कही जाती है। तो जहां पर कवि अपनी कविता में किसी बात को इनडायरेक्टली बोल रहा है, मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से बोल रहा है, तो वहां पर जो कवि है वो अन्योक्ति अलंकार का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जैसे अन्य माध्यम से किसी बात को कहना, डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा है, इनडायरेक्ट कहा जा रहा है। ठीक है, ऐसे माली आवत देखकर, एक पहले साधारण सा अर्थ बता रही हूँ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको देखकर पढ़कर क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, पहले साधारण बताऊंगी, फिर जो इनडायरेक्टली में जो कवि कहना चाहता है ना वो बताऊंगी। देखो, माली आवत देखकर कि जो बगीचे का जो माली है उसको आता हुआ देखकर जो कलियां हैं, कली पुकार, अब कलियां जो है वो पुकार कर रही हैं कि फूले फूले चुन लिए, कि तुमने फूल जो थे, जो फूले हुए खिले हुए जो फूल थे वो चुन लिए, कल ही हमारी बार, अब जो है कल हमारी बारी आने वाली है। ठीक है, माली को आता देखकर कलियां कह रही हैं कि तुमने खिले हुए फूल तो चुन लिए, कल हमारी बारी है। ठीक है, ये तो हमें डायरेक्टली समझ में आ रहा था, पर इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से पता है कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि माली यहाँ पर कौन है, यमराज। यमराज को आते हुए देखकर कलियां, मतलब कि जो बच्चे हैं, जवान हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि फूले फूले चुन लिए, मतलब कि जो खिल चुके हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं, उनको तो आप ले गए। ठीक है, काली हमारी बारी, कल को हमारी भी बारी आ जानी है। होता है ना कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम इतने उदास हो जाते हैं, हमें लगता है कि सब कुछ नश्वर है, एक दिन हमने भी चले जाना, हम बोलते हैं। तो यहाँ पर कवि वही अप्रत्यक्ष रूप से बोल रहे हैं, माली और कलियों के माध्यम से ये बात हमें बताई गई है। ठीक है, कि कल को हमारी भी बारी, हमने भी चले जाना है। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा पढ़ाए गए अलंकार दोनों वीडियो में आपको समझ आ गए होंगे। और अगर अभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब अवश्य दूंगी। और यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। यदि पाने हैं हिंदी में अच्छे तो जुड़े रहिए हिंदी विद एकता के साथ। तब तक के लिए बाय।